अब ये मजाक नहीं है, बल्कि एक असली जासूसी कहानी है जिसमें रूस का हाथ हो सकता है। शनिवार शाम अमेरिकी सीनेट में यूक्रेन के मुख्य लॉबिस्ट लिंडसी ग्रेहम, जो एक दिन पहले कीव से लौटे थे, का निधन हो गया। और रविवार को पता चलता है कि मिच मैकॉनल, एक और रिपब्लिकन सेनेटर जो वर्षों से यूक्रेन के लिए अरबों डॉलर की मदद दिलवाते आ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। एक महीने पहले उन्होंने पेंटागन पर कीव को हथियारों की आपूर्ति में तोड़फोड़ का आरोप लगाया था। दो प्रमुख लोग जो यूक्रेन को अमेरिकी मदद आगे बढ़ा रहे थे, 2 दिनों में एक की मौत हो गई, दूसरा अस्पताल में भर्ती हो गया और इंटरनेट तुरंत उबाल मारने लगा। प्रभावशाली मैगा ब्लॉगर और डोनाल्ड ट्रंप की करीबी दोस्त लॉरा लूमर ने अपने 2 मिलियन फॉलोअर्स को याद दिलाया कि व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार अलेक्जेंडर दुगिन ने लिंडसी ग्रैहम की मौत से ठीक 4 महीने पहले सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सेनेटर को खत्म करने की मांग की थी। ईरान ने भी इससे एक हफ्ते पहले लिंडसी ग्रैहम को मारने का आह्वान किया था। देखिए क्या संयोग है, हम इसे संयोग कहते हैं। मैकॉनल भी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। इस एपिसोड में हम 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। मिच मैकॉनल के साथ क्या हुआ, कुछ घंटों में बुराई की थ्योरी कैसे बनी, साजिश की थ्योरी इतनी विश्वसनीय क्यों लगती है जबकि तथ्य अक्सर इसके उलट होते हैं, और सबसे अहम बात, लिंडसी ग्रैहम का रूस के खिलाफ प्रतिबंधों वाला मामला खुशकिस्मती से उनके साथ खत्म नहीं हुआ, ये और भी सख्त हो गया है और मॉस्को को लिंडसी ग्रैहम का झटका अभी महसूस होगा। मेरा नाम अलेक्सी पीची है और आइए इन सभी विषयों पर साथ में चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपकी सदस्यता के लिए आभारी रहूंगा। तो वॉशिंगटन में इस समय एक असली जासूसी कहानी सामने आ रही है। सीनेटर लिंडसी ग्रैहम की मौत के तुरंत बाद ठीक अगले दिन यूक्रेन के एक और लॉबिस्ट मिच मैकॉनल अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। जैसा कि पता चला है, वे कई हफ्तों से काम पर नहीं आ रहे थे और इसी वजह से अफवाहें फैलने लगीं। रविवार को लिंडसी ग्रैहम की मौत के अगले दिन उन्होंने सार्वजनिक बयान जारी किया। आगे उनकी टिप्पणी है, डॉक्टरों ने बताया कि मुझे फ्रैक्चर, ब्रेन कंकक्शन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ट्यूमर या ब्लीडिंग कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं थोड़े समय के लिए बेहोश हो गया था और मुझे अस्पताल ले जाया गया। ये उतना ही अजीब है जितनी लिंडसी ग्रैहम की कहानी। वो देखने में स्वस्थ लग रहा था, कोई शिकायत भी नहीं थी, लेकिन किसी वजह से बेहोश हो गया और मरते मरते बचा। अभी मिच मैकॉनल पुनर्वास केंद्र में है। वो अभी तक सीनेट कक्ष में मतदान के वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके अनुसार वो अब भी विधायी एजेंडा पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बयान के साथ मिच मैकॉनल ने पत्नी संग एक फोटो भी जारी की जिसमें उनके हाथ में रविवार के वॉशिंगटन पोस्ट का खेल सेक्शन खुला है। ये एक क्लासिक तरीका है, जैसे कि शूटिंग की तारीख का सबूत देने के लिए। मतलब जैसे कि देखिए, मैं जिंदा हूं, ये आज ही शूट किया गया है, मेरे हाथ में आज की तारीख का अखबार है वगैरह। यानी मिच मैकॉनल समझ रहे थे कि क्या मुश्किलें हैं। लिंडसी ग्रैहम की मौत के बाद उसके बारे में अफवाहें फैलेंगी। मिच मैकॉनल पहले ही 84 साल के हैं, इसमें कोई खास खबर नहीं है। बुजुर्ग अक्सर अस्पताल जाते हैं। ये समझने के लिए कि उनकी अस्पताल में भर्ती होना भी खबर क्यों है, उनकी भूमिकाएं जानना जरूरी है। मिच मैकॉनल सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व नेता है। वो व्यक्ति जिसने जो बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए विरोध के बावजूद यूक्रेन को अरबों डॉलर देने का रास्ता बनाया, अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी का विरोध झेलते हुए अब वो रक्षा विनियोग उप समिति के अध्यक्ष है। और अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन में भी संदेह पैदा हो गया है। उनका आखिरी बड़ा कदम, मिच मैकॉनल का आखिरी बड़ा कदम प्रशासन के लिए बेहद असुविधाजनक है। अप्रैल के अंत में मिच मैकॉनल ने वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम छापा जिसमें पेंटागन पर साबोटाज का आरोप लगाया। उन्होंने तब कहा था, कांग्रेस द्वारा स्वीकृत 40 करोड़ डॉलर कीव के लिए अमेरिकी हथियारों की खरीद के लिए पेंटागन में धूल खा रहे हैं, पैसे आरक्षित है। रक्षा मंत्रालय ये बताने से इनकार कर रहा है कि ट्रांसफर क्यों नहीं हुए। उन्होंने व्हाइट हाउस और पेंटागन पर आरोप लगाकर हमला किया। आगे मिच मैकॉनल का उद्धरण है, डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध समाप्त करने की इच्छा सराहनीय है, लेकिन शांति की लागत और स्थिरता भी जरूरी है। पेंटागन का यूक्रेन को समर्थन देने में देरी करने वाला दृष्टिकोण मूल रूप से वही रणनीति है जिसका पालन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया था।
यूक्रेन को आवश्यक सहायता देने में हिचकिचाहट आक्रमण से अपनी रक्षा करने की क्षमता को कमजोर करती है और कूटनीतिक वार्ताओं की संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचाती है। यानी हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सार्वजनिक रूप से अपनी ही प्रशासन पर यूक्रेन की मदद रोकने का आरोप लगाया था। लिंडसी ग्रैहम वैसे और भी ज्यादा आक्रामक थे और लगातार यूक्रेन की मदद की मांग करते रहते थे, और अचानक एक की मौत हो गई, दूसरा अस्पताल में है। और अब तो मैगा आंदोलन के समर्थकों ने भी ग्रैहम और मैककॉनल की कहानी में अचानक रूसी संबंध देख लिया। ये हैरान करने वाली बात क्यों है? क्योंकि मागा तो अक्सर रूस समर्थक रहे हैं, वे क्रेमलिन के नैरेटिव्स को आगे बढ़ाते रहे हैं। अमेरिकी इंटरनेट की प्रतिक्रिया तुरंत आ गई, और फिर लोरा लूमर, जो एक मेगा इन्फ्लुएंसर हैं जिनके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बात करती हैं, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की। लिंडसी ग्रैहम की मौत के दिन वो एक्स पर पोस्ट करती हैं, उद्धरण, अलेक्जेंडर दुगिन व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार ने हाल ही में सीनेटर लिंडसी ग्रैहम को मारने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया ग्रैहम के बिना बेहतर होगी। कल लिंडसी ग्रैहम यूक्रेन में थे। उन्होंने जेलेंस्की से मिलकर रूस पर नए प्रतिबंधों की मांग की और यूक्रेन को अधिक समर्थन का वादा किया। एक दिन बाद लिंडसी ग्रैहम मर गए। जांच की जरूरत है। यह समझा जा सकता है कि लॉरा लूमर उन रिपब्लिकन में से एक हैं जिन्होंने रूस की यूक्रेन के खिलाफ पूरी पैमाने पर युद्ध के दौरान पूरी तरह से रूसी नैरेटिव को बढ़ावा दिया। फिर मई में वो अपने संपादक को यूक्रेन भेजती हैं, जहां वो देखता है कि क्या हो रहा है। वो उन्हीं 2 दिनों में पहुंचता है जब रूस ने यूक्रेन के शहरों पर भारी बमबारी की थी। वो ये सब देखती है और सच में, माफ कीजिए, हैरान रह जाती है। वो सदमे में थी। तब से उसने कहा कि वो यूक्रेन के साथ है। मेरे पास उसके बारे में इस YouTube चैनल पर एक अलग एपिसोड है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी खबरें मिस ना हों। लेकिन लॉरा लूमर यही नहीं रुकी। बाद में वो लिखती है, ये उल्लेख करना जरूरी है कि पुतिन के सलाहकार अलेक्जेंडर दुगिन ने ठीक 4 महीने पहले लिंडसी ग्रैहम को कुचलने का आह्वान किया था। क्या रूस ने अभी अभी एक अमेरिकी सेनेटर को मार डाला? लॉरा लूमर सवाल करती हैं। बाद में लूमर व्हाइट हाउस को संबोधित करते हुए फिर लिखती हैं, उद्धरण, क्या ग्रैहम को विदेश में किसी विदेशी दुश्मन ने जहर दिया था, या अमेरिका लौटने के बाद उनके कर्मचारी संक्षिप्त और अचानक बीमारी से क्या मतलब रखते हैं? क्या ये जहर है? अब आगे उसने जैसे सारी कड़ियां जोड़ दी और फिर से लॉरा लूमर का उद्धरण दिया। रूस ने तेहरान में खामनेई के अंतिम संस्कार में प्रतिनिधि मंडल भेजा, जहां इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और आयोजकों ने मुझे, राष्ट्रपति ट्रंप और सीनेटर ग्राहम को मारने का आह्वान किया। ये कोई साजिश की थ्योरी नहीं है। हमें ये जानना जरूरी है कि क्या सेनेटर ग्राहम को ईरान या रूस द्वारा खत्म करने के लिए निशाना बनाया गया था? तुरंत टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी इसे याद रखिए, हम फिर से इस पर लौटेंगे। वो अकेली नहीं थी। पॉडकास्टर क्लिंट रसल, जो खुद को रूढ़िवादी रिपब्लिकन मानते हैं, लिखते हैं, ग्राहम ने कल यूक्रेन में ड्रोन फैक्ट्री का निरीक्षण किया था। रूस ने आज उस जगह को उड़ा दिया। और आज शाम को घोषणा होती है कि ग्राहम की कथित तौर पर अचानक आई बीमारी से मौत हो गई है। मैं तो कहूंगा कि रूस ने लिंडसी ग्राहम को उड़ा दिया। फॉक्स न्यूज की पूर्व प्रोड्यूसर काइली जेन क्रेमर ने पहले ही ईरानी करी का इशारा किया था, और वहीं रूढ़िवादी लेखक एंथनी गैलितो और भी आगे निकल गए, सबसे आगे, और उन्होंने ट्रंप से मांग की, उद्धरण है, ऑपरेशन लिंडसी ग्रैहम शुरू करें, यानी सैन्य कार्रवाई। ईरान और रूस को जवाब, और अगर वे सीनेटर की मौत में शामिल पाए जाते हैं, वे कहते हैं ईरान और रूस पर हमला करें अगर ग्रैहम की मौत के लिए वे जिम्मेदार हों। लेकिन ये तो ब्लॉगर्स की बातें हैं। हाँ, कह सकते हैं कोई वहां शोर कर रहा है, लेकिन असली आग में घी तो एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने डाला, जब उन्होंने ये घोषणा की कि, आगे उनकी बात को उद्धृत करता हूं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्थानीय अधिकारियों की मदद कर रहा है और सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं। यानी काश पटेल ने इशारा किया कि एफबीआई वाकई में लिंडसी ग्रैहम की मौत की जांच कर रही है। लेकिन मैं निष्पक्ष रहूंगा। हाँ, अभी पूरी तस्वीर बहुत सुंदर दिख रही है। दुगिन, जो क्रेमलिन के विचारक हैं, सार्वजनिक रूप से मांग करते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, ग्राहम को कुचल देना चाहिए। ईरान ग्राहम की घोषणा करता है लक्ष्य के रूप में। खमनी के जनाजे में उसे मारने के नारे लगते हैं। 10 जुलाई को लिंडसी ग्रैहम ने कीव में बताया कि व्हाइट हाउस के साथ रूस पर कड़े प्रतिबंधों पर सहमति हो गई है।
ये उन देशों से आयात पर 500 शुल्क हैं जो रूसी तेल खरीदते हैं। 11 जुलाई की शाम को वो मृत पाया जाता है। 12 जुलाई को दूसरा सीनेटर जो यूक्रेन की मदद को भी आगे बढ़ा रहा था, अस्पताल में भर्ती हो जाता है। अगर इन तथ्यों को इसी क्रम में रखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। यूक्रेन के 2 समर्थकों में से एक 2 दिनों में मर जाता है, दूसरा अस्पताल में है। अब आइए इस स्थिति को ठंडे दिमाग से देखें। लिंडसी ग्रैहम के बारे में। मृत्यु का प्रारंभिक कारण एओर्टा का फटना है। ये एक क्लासिक, अच्छी तरह से अध्ययन किया गया स्थिति है जो पुरुषों में बहुत आम है। 70 साल की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर था। अब तक कोई पोस्टमार्टम में जहर के लक्षण नहीं मिले। अपराध के बारे में कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं है। रूस, ईरान या किसी और की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। यहां तक कि सेनेटर टिम स्कॉट ने भी दिल का दौरा बताया था। यूक्रेन से लौटने पर ग्रेम को सीने में दर्द था, यानी अचानक कुछ होने से पहले लक्षण थे। लेकिन इस तथ्य से कि संघीय जांच ब्यूरो इस मामले में शामिल है, हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमें अभी सारी जानकारी नहीं पता है। मिच मैकॉनल के बारे में। उनकी उम्र 84 साल है। बचपन में उन्होंने पोलियो झेला था और उसके असर पिछले कुछ सालों में दिखने लगे हैं। वो कई बार गिर चुके हैं, हड्डियां तोड़ चुके हैं, बेहोश हो चुके हैं। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक रुक गए, आगे बोलने की ताकत नहीं रही और जड़ हो गए। लेकिन फिर भी ये बहुत अजीब संयोग है। और ग्रेम और मैकॉनल दोनों ही रिपब्लिकन पार्टी में यूक्रेन के जबरदस्त समर्थक हैं। लेकिन चलिए ईमानदार रहे, संदेह होना यकीन होने जैसा नहीं है। आप चीजों पर संदेह कर सकते हैं पर निश्चित रूप से गलत नहीं कह सकते। लिंडसी ग्राहम की मौत की टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और लॉरा लूमर की ये मांग कि ये जांच कराई जाए अपने आप में बेतुकी नहीं है। रूस के पास जहर देने की बाकायदा दर्ज इतिहास है। लिटविनेंको, स्क्रिपाल पिता बेटी, नवल्नी और लिंडसी ग्राहम रूस में आधिकारिक तौर पर वांछित थे और रूस की आतंकवादी और उग्रवादी सूची में शामिल थे। तो सही स्थिति मुझे लगता है कुछ इस तरह है। हमें टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट का नतीजा दिखाइए। क्या ग्राम को जहर दिया गया था या नहीं? अगर नहीं तो सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। लेकिन जानते हैं इस एपिसोड का मुख्य निष्कर्ष कुछ और ही होगा। लिंडसी ग्राहम का मामला उनके साथ खत्म नहीं हुआ। क्रेमलिन में शायद लोगों ने राहत की सांस ली कि ग्राहम की मौत से रूस पर अमेरिका के नए प्रतिबंधों पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि लिंडसी ग्राहम ही रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों का प्रस्ताव दे रहे थे। लेकिन उल्टा हो गया। आज 13 जुलाई को अमेरिकी कांग्रेस में इस विधेयक का एक काफी अधिक व्यापक संस्करण पेश किया गया। अब मैं बताता हूं मुख्य बदलाव, जिसके लिए आपको एपिसोड आखिर तक देखना चाहिए। विधेयक का पुराना संस्करण जिसे लिंडसी ग्राहम आगे बढ़ा रहे थे कुछ ऐसा था। मॉस्को के शांति से इनकार पर वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया लगभग पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा पर निर्भर थी, यानी प्रतिबंधों की हथौड़ी व्हाइट हाउस की मेज पर रखी थी, लेकिन मारना है या नहीं इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही करते थे। यह है विधेयक का नया संस्करण जो ऐसे सुनाई देता है। प्रतिबंधों का एक बड़ा हिस्सा इस कानून के पारित होने के 30 दिन बाद अपने आप लागू हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सहमति या मूड या व्लादिमीर पुतिन से सौदेबाजी के बिना सब कुछ सीधा है। अगर रूस शांति वार्ता नहीं करता और वो नहीं कर रहा है तो उसे अपने आप प्रतिबंध मिल जाते हैं। इन प्रतिबंधों का दायरा पूरी तरह व्यापक है। वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा, नौवहन, निवेश, साथ ही मुख्य हथियार भी बरकरार रहता है। ये शुल्क उन सभी देशों पर लगेंगे जो रूसी तेल और गैस खरीदते रहेंगे। साथ ही रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाली कंपनियों पर भी अलग से वार होगा। इस विधेयक के पहले से ही सेनेट में 85 सहलेखक हैं और ये संख्या राष्ट्रपति के वीटो को पार करने के लिए भी पर्याप्त है। अब लिंडसी ग्राहम के सहलेखक डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लूमेंथल मतदान तेज करने की मांग कर रहे हैं और इसे सरल शब्दों में कह रहे हैं, पुतिन अतिरिक्त समय का हकदार नहीं है। नतीजा, हाँ, इत्तेफाक सचमुच डरावनी है। वो सीनेटर जिसकी पिटाई की मांग अलेक्जेंडर दुगिन ने की थी और जिसे ईरान ने क्रेमलिन की तेल आय गिरा सकने वाले प्रतिबंधों को मंजूरी देने के अगले दिन सजा सुनाई थी, उसकी मौत हो गई। अगले दिन अस्पताल में यूक्रेन को मदद दिलाने की वकालत करने वाला एक और सेनेटर भर्ती होता है।
सभी अटकलें खत्म करने के लिए जांच एजेंसियों को ग्रैहम की विश्व विज्ञान रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए। और अगर मॉस्को में किसी ने ग्रैहम की मौत पर खुशी भी मनाई तो उसने शैंपेन जल्दी खोल दी। जिस विधेयक को उसके लेखक के साथ ही खत्म होता हुआ बताया जा रहा था वो अब और भी खतरनाक रूप में वापस आ गया है। पहले प्रतिबंधों का भारी हथौड़ा डोनाल्ड ट्रंप के पास थी, वो चाहे तो चला सकते थे या नहीं, अब वे अपने आप लागू हो जाएंगी। असल में इस विधेयक के पारित होने के 30 दिन बाद ग्रैहम अब नहीं रहे, लेकिन उनकी भयानक पाबंदियां फिर भी रह गईं। यहां मैं रुकता हूं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। मुझे यकीन है आपके पास इस विषय पर बहुत कुछ कहने को होगा, सब साझा करें। वहां आप इस एपिसोड के विषय पर चर्चा भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नए एपिसोड्स की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।